हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस। बेटा, हम जो क्लास 12 की एनसीईआरटी में पढ़ रहे थे, अभी तक वो आगे बढ़ चुके हैं। हम इसके पहले बेटा हम लोग देख चुके हैं कि जो फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन, फर्टिलाइजेशन को हम समझ चुके हैं बेटा। फर्टिलाइजेशन से पहले हम लोगों ने देखा था बेटा अगले वीडियो में कि कैपेसिटेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, सेक्स का डिटर्मिनेशन कैसे होता है, यानी जेंडर कैसे डिटर्मिनेट किया जाता है, सेक्स डिटर्मिनेशन। अब ये सारी चीजें हमें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई हैं, ठीक है। अब लास्ट में बेटा जो कुछ उसमें से उस वाले वीडियो में कुछ हिस्सा मिस रह गया था, वो था सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन का सिग्निफिकेंस क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का महत्व क्या होता है। अब आपको पता है बेटा कि जो फर्टिलाइजेशन का सिग्निफिकेंस है वो आप दो तीन पॉइंट में आप इसको नोट कर सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में। सबसे पहली चीज है कि यह जो है क्रोमोसोम के नंबर के डिप्लॉइडी को रीस्टोर करता है। आप रीस्टोर कैसे करता है, आपको पता है कि मेल गैमेट्स हैप्लॉइड होता है, मेल गैमेट्स, और फीमेल गैमेट्स भी क्या होता है, वो भी हैप्लॉइड होता है। फर्टिलाइजेशन जब होता है तो वो डिप्लॉइड कंडीशन को ला करके फिर से वो रीस्टोर कर लेता है, यानी रीस्टोरेशन ऑफ डिप्लॉइडी ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है ना। ये इसको एक चीज याद रखिएगा। दूसरा क्या होता है फर्टिलाइजेशन में बेटा जो ओवा होती है, एग होता है, एग के अंदर एक सिंगल सेंट्रियोल का अभाव होता है। आपको पता है कि जो सेकेंडरी oocyte होता है, सेकेंडरी oocyte अपना मेयोसिस सेकंड को कंप्लीट नहीं कर पाती, मेटाफेज स्टेज में अरेस्टेड होती है। इस वजह से वो अपना मियोसिस 2 को कंप्लीट कर पाने में कैपेबल नहीं होती है। इस वजह से क्या होता है, फर्टिलाइजेशन इवेंट के दौरान वो एक मियोसिस भी शेयर करता है, कौन, स्पर्म, ठीक है ना। तो उसमें फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होता है, सेंट्रियोल भी इंट्रोड्यूस किया जाता है इमेच्योर ओवा के अंदर, इमेच्योर एग के अंदर, क्योंकि अभी मैच्योर नहीं हुआ है, वो सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में है। तो ये दूसरा पॉइंट याद रखिएगा। और फर्टिलाइजेशन के दौरान तीसरा पॉइंट क्या होता है बेटा सिग्निफिकेंस में, कि इसमें बेटा डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ एम्ब्रॉय, यानी वो जो सेक्स होता है एम्ब्रॉय का, उसका भी डिटर्मिनेशन कर लिया जाता है कि अगर एक्स स्पर्म ओवा के अंदर एंट्री करेगा तो वो फीमेल बनेगा, अगर वाई स्पर्म ओवा के अंदर एंट्री करेगा तो वो मेल बनेगा, ठीक है ना। वो सेक्स का डिटर्मिनेशन हो जाता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथे पॉइंट में बेटा क्या होता है कि आपको पता है कि एक गैमेट्स मेल से आता है, एक गैमेट्स फीमेल से आता है, तो उसमें क्या होता है, दोनों पेरेंट के कैरेक्टर एक एम्ब्रॉय के अंदर वो समाहित हो जाते हैं। अब अगर आप थोड़ा सा मियोसिस को रिकॉल करेंगे, मियोसिस जो हम आपको पढ़ा चुके हैं क्लास में बेटा, उसमें क्या था कि उसमें बेटा आपको पता था कि जाइगोटीन पैकेटीन स्टेज में बेटा क्या हो रहा था, वो क्रॉसिंग ओवर हो रहा था, ठीक है ना। जो क्रॉसिंग ओवर हो रहा था वो से जो क्रोमोसोम थे, ठीक है ना, जो सिस्टर क्रोमैटिड्स थे, सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में जो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा था, उसी दौरान वो एक दूसरे को जो है अपने जेनेटिक मटेरियल को, वो जेनेटिक ट्रेट्स को एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर्स क्या होते हैं, एक सिंगल एम्ब्रॉय में आ जाते हैं। तो ये क्या है, इसमें क्या होता है बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ कंबाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टू पेरेंट्स, ठीक है ना। ये दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर्स को एक एम्ब्रॉय में कंबाइन कर लेता है। और लास्ट में जो पांचवा सिग्निफिकेंस आता है वो होता है बेटा क्लीवेज का इनिशिएशन करना, इनिशिएशन ऑफ क्लीवेज। अब ये क्लीवेज आपको पता होगा, आपको पहले से ही पता है कि जो साइटोप्लाज्म होता है ओवा का, ओवा में साइटोप्लाज्म का कंटेंट अधिक होता है, स्पर्म में साइटोप्लाज्म का कंटेंट नेग्लिजिबल होता है, बिल्कुल न के बराबर होता है। इस वजह से उसमें साइटोप्लाज्म का कंटेंट अधिक होने के कारण वो आसानी से क्या कर सकता है, मल्टीप्लाई कर सकता है। मल्टीप्लाई कहना शब्द गलत होगा, यहाँ पर क्लीवेज आपको कहना ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है ना, क्योंकि क्लीवेज ही ज्यादा सुटेबल है। अब देखिए, अब उसी के आगे हम बढ़ते हैं कि क्लीवेज है क्या चीज, क्लीवेज में होता क्या है। एनसीईआरटी ने भी साफ साफ लिखा है बेटा कि क्या होता है कि जो तुरंत ही फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद ही, ठीक है ना, फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद द माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट एज द जाइगोट मूव्स थ्रू द स्टमक ऑफ ओविडक्ट एंड क्लीवेज टुवर्ड्स द यूट्रस। अब देखो यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर अगर आपको दिखाएं तो इस वाले हिस्से में क्या हुआ है
क्या हुआ बेटा, फर्टिलाइजेशन हुआ है, ठीक है ना, फर्टिलाइजेशन हुआ है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो कि क्या है, ये एम्पुलरी रीजन है। एम्पुलरी रीजन किसका है बेटा, फैलोपियन ट्यूब का है। ये फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी रीजन में यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ, जो कि अब कहाँ मूव कर रहा है, ये यूट्रस का हिस्सा है, ठीक है ना, ये यूट्रस का हिस्सा यहाँ पर मूव कर रहा है। तो क्या होगा, इस दौरान इसमें एक माइटोटिक डिवीजन होता है। माइटोटिक डिवीजन को ही इसमें हम क्लीवेज कहते हैं। क्लीवेज में होता क्या है बेटा कि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ साइज ऑफ सेल्स, साइज ऑफ सेल जो है वो बिल्कुल कांस्टेंट ही बनी रहती है। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे बेटा, जैसे अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि जैसे ये एक जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है ना, फिर जाइगोट जो है क्लीवेज करेगा, ठीक है ना, इसमें ये एक सेल से दो सेल बन जाएगी, लेकिन सेल की साइज जितनी इसकी है उतनी ही इसकी रहेगी, लेकिन नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पर बढ़ जाएगा। अब क्या होगा, 2 से 4 सेल बनेगी, ठीक है ना, 2 से 4 सेल बनेगी, ये 4 सेल बन गई। आगे चल करके 8 सेल बन जाएगी बेटा, ठीक है ना, 8 सेल बन जाएगी। तो क्या होगा बेटा, नंबर जो पूरा का पूरा जो एक एम्ब्रॉय बना हुआ है उसकी साइज बिल्कुल सेम रहेगी, लेकिन उसके अंदर जो सेल्स की संख्या है वो इंक्रीज होती चली जाएगी। इसी इवेंट्स को हम कहते हैं बेटा क्या, क्लीवेज कहते हैं, ठीक है ना, क्लीवेज। आप सिंपल सा समझिए, इसमें साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है। साइटोकाइनेसिस होने के बाद बेटा आपको पता है कि सेल फरो बनता है। सेल फरो बनने के बाद वो सेल्स सेपरेट हो जाती हैं, लेकिन उसमें सेपरेशन नहीं होता है, वो एक दूसरे से वो जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है ना। इतना आपको याद रखना होगा कि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज बट साइज ऑफ सेल्स रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। जो सेल की साइज है वह यथावत बनी रहती है, ठीक। अब देखो, ये आपको क्लीवेज पता चला। अब क्लीवेज के बाद क्या होता है बेटा, इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन आपको पहले से ही हमने बता रखा था कि जो बेटा यूट्रस की जो मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन, उसको हम एंडोमेट्रियम मेम्ब्रेन कहते हैं, जो इम्परमानेंट मेम्ब्रेन होती है। वो इम्परमानेंट मेम्ब्रेन में बेटा आपको पता है कि थोड़ा सा वो रफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो उसी में आकर के जो आपका डेवलपिंग जाइगोट होता है वो एम्ब्रॉय के फॉर्म में बन रहा है, लगातार उसमें मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, माइटोटिक डिवीजन हो रहा होता है, वो आकर के उसी एंडोमेट्रियम वाल में धंस जाती है, इम्प्लांटेशन हो जाता है। आप इस डायग्राम को देखेंगे, ये वाला डायग्राम बेटा फिगर संख्या 3.11 एनसीईआरटी ने भी ड्रॉ किया है। आप उसमें देखेंगे तो ज्यादा क्लियर दिखाई देगा, ये तो सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर ड्रॉ किया है। तो आप देखेंगे, देखिए बेटा यहाँ पर क्या है, ये है ओवरी है, ठीक है ना, ये ओवरी है। ओवरी से यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, ओव्यूलेशन हो रहा है, ठीक है ना, ओव्यूलेशन हो रहा है। ओव्यूलेशन हुआ तो ये क्या है, सेकेंडरी oocyte है। ये आगे यहाँ पर इनफंडिबुलम ने क्या किया, वो जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ठीक है ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है फाइमरी, ठीक है ना, फाइमरी जो दिखाई दे रहा है, इस फाइमरी ने उसको होल्ड किया, यहाँ से वो आगे बढ़ता है। जैसे ये स्टमक एम्पुलरी रीजन में पहुंचता है, ठीक है ना, स्टमक एम्पुलरी रीजन, नोट कर लीजिएगा, स्टमक एम्पुलरी रीजन में पहुंचता है बेटा, इधर से क्या हो रहा होता है, इधर से स्पर्म भी जो है एंट्री कर चुका होता है, ठीक है ना, स्पर्म कैपेसिटेटेड हो चुका होता है, वो अब आगे बढ़ेगा। आगे जैसे ही बढ़ता है स्पर्म, आपको यहाँ पर हमने स्पर्म को थोड़ा सा दिखाया हुआ है, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, स्पर्म यहाँ पर फर्टिलाइज कर देगा किसको, इस सेकेंडरी oocyte को। सेकेंडरी oocyte को जब फर्टिलाइज करेगा, आपको उसके बाद की घटना पता है, फर्टिलाइजेशन में क्या क्या घटनाएं होती हैं, कॉर्टिकल रिएक्शंस, एक्रोसोमल रिएक्शंस, स्पर्म एंट्री, हम सब बता चुके हैं बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, ये फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हुआ, जाइगोट बनेगा। जाइगोट बनने के बाद ये जो यहाँ पर क्या हुआ, यहीं पर तुरंत क्लीवेज स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना, क्लीवेज यहाँ पर स्टार्ट हो गया। क्लीवेज बनने के बाद एक सेल से ये 2 सेल बना, 2 से 4 सेल, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 सेल। अब यहाँ पर आप देखेंगे बेटा, जो फिगर संख्या 3.11 का ए वाला हिस्सा है वो यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाया हुआ है बेटा, कि देखो यहाँ पर क्या है, ये क्या है, ये एक ओवा है, ठीक है ना, ओवा है। इस ओवा से जो है ओवा है, इसमें क्या है, इसमें आए हैं, क्या आए हैं, स्पर्म आए हैं, ठीक है ना,
स्पर्म यहाँ पर आते हैं, स्पर्म इनको फर्टिलाइज करेंगे, ठीक है ना। जो 2 3 4 स्पर्म दिखाया गया है, सिर्फ एक ही स्पर्म एंट्री करता है, आपको पता है, ठीक है ना। एक स्पर्म आया, इसको फर्टिलाइज कर दिया, फर्टिलाइज करने के बाद क्या होगा, इसके अंदर बेटा आपको पता है कि 2 सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है ना। इसके अंदर आपको यहाँ पर 2 सेल्स का फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दिखाई देगा, बीच में न्यूक्लियस बीच में होता ही है, ठीक है ना। 2 सेल्स बना, तो यहाँ पर ये दूसरा, यानी इसको ए करके दिखाया है, हाँ ठीक है ना। इसको यहाँ पर ओवम को ए करके दिखाया है और इसको बी करके दिखाया है, ठीक है ना। ये बी वाला हिस्सा है, ठीक। माफ कीजिएगा बेटा, ये 1 मिनट थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। ए वाला हिस्सा ओव्यूलेशन को दिखाया, बी फर्टिलाइजेशन के दौरान दिखाया है, ठीक है ना। यहाँ पर ये ए इसको दिखाया है, ठीक है ना। ए इसको दिखाया है, बी इसको दिखाया है, सी ये है, ठीक है ना, सी। तो हमने यहाँ पर ओवम को यहाँ पर बनता हुआ नहीं दिखाया, आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, इस वाले हिस्से को यहाँ पर सी वाला ये वाला डायग्राम है, ठीक है ना, सी डायग्राम। अब क्या हुआ, आगे बढ़ोगे तो आपको यहाँ पर कुल 4 सेल बनती हुई दिख रही होंगी, 4 सेल बनती हुई दिख रही हैं, यानी 2 से 4 सेल बनेगा। 4 से क्या बनेगा, आपको पता है कि 8 सेल बनेगा, ठीक है ना, 8 सेल बनेगा, ठीक है। आप, मैं रफली यहाँ पर बना दे रहा हूँ, आप समझ जाइएगा, ठीक है ना। 8 सेल बना, ठीक, ये 8 सेल बन गया। तो जैसे ये 8 सेल स्टेज में जाता है बेटा, ठीक है ना, 8 सेल स्टेज में जाता है, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, मोरुला कहते हैं, ठीक है ना, मोरुला। यानी ये सी था, ये डी हो गया, ये ई हो गया। तो अब आप यहाँ पर सी था, ये डी हो गया, ये ई हो गया। तो ये कौन सा स्टेज है बेटा, मोरुला, ठीक है ना, मोरुला। किधर माइग्रेट कर रहा है, किधर, यूट्रस की ओर माइग्रेट ये कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, ठीक है। क्यों माइग्रेट कर रहा है, आपको पता है कि वहां पर सीलिया है, सीलेरी मूवमेंट हो रहा है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है ना। मोरुला के बाद बेटा 8 सेल के बाद बेटा 16 सेल स्टेज आता है, 16 सेल से 32 सेल स्टेज। जैसे यहाँ पर ये 16 सेल स्टेज है, ये 32 सेल स्टेज है। साइज बेटा रिमेन बिल्कुल सेम रहेगी, साइज बिल्कुल सेम रहेगी। ये 16 से 32 सेल स्टेज के बीच को बेटा हम क्या कहते हैं, ब्लास्टुला कहते हैं, ठीक है ना बेटा, ब्लास्टुला, ठीक है। ये ब्लास्टुला जब हो जाता है ना, इसी ब्लास्टुला बनने की प्रक्रिया को बेटा हम ब्लास्टुलेशन कहते हैं। यहाँ पर जो ब्लास्टुला बना, अब इसी ब्लास्टुला में, यही ब्लास्टुला जो है बेटा ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन करता है। कैसे करता है, इस चीज को आप थोड़ा सा यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। जो ब्लास्टुला है यहाँ पर थोड़ा सा, हाँ देखिए बेटा, ब्लास्टुला में क्या होता है कि 32 सेल स्टेज है, ठीक है ना, 32 सेल स्टेज तक पहुंचा हुआ है। उसके चारों ओर बेटा, ठीक है ना, उसके चारों ओर जो सेल्स होती हैं वो चारों ओर एक लेयर बना लेती हैं, ठीक है ना। जो सेल्स इसके अंदर है वो चारों ओर एक लेयर बना लेंगी, और इसके अंदर जो सेल्स है बेटा यहाँ पर एक कॉर्नर में, एक किनारे पर आकर के वो एकत्रित हो जाती हैं, एग्रीगेट हो जाती हैं। तो जो यहाँ पर ये मेम्ब्रेन बनाती है बेटा, इसको कहते हैं क्या, ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, ठीक है ना, ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। इसके अंदर जो यहाँ पर सेल समाहित हो गई हैं, इकट्ठी हो गई हैं एक जगह, इसको कहते हैं हम इनर सेल मास कहते हैं, ठीक है ना, इनर सेल मास कहते हैं, ठीक है ना। ये इनर सेल मास हो गया। अब बीच में यहाँ पर जो कैविटी दिखाई दे रहे बेटा, इसको कहते हैं ब्लास्टोसील, ठीक है ना, ब्लास्टोसील। ये एक ब्लास्टोसील कैविटी होती है जो इसमें दिखाई दे रही है। एनसीईआरटी ने नहीं दे रखा है बेटा, ठीक है ना। ये जी वाले स्थान पर दिखाया है बेटा, ठीक है ना। यहाँ पर हमने थोड़ा सा बनाया हुआ है, ये जी वाले स्थान पर, ये जो है ई था, ये एफ है, ये ई एफ, ये वाला जी है, ठीक ना, बी सी डी ई एफ जी, ठीक है ना, जी, हाँ जी वाले, ये वाला ये जी है, ठीक है ना। हमने एक्स्ट्रा बना दिया है यहाँ पर, ये जी वाला डायग्राम है, ठीक है जी, ठीक है, क्लियर। आप किताब को देख लेंगे बेटा, वो क्लियर हो जाएगा आपका। थोड़ा सा वो जो यहाँ पर बना के दिखाया है ना, आप ऐसे अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको, ज्यादा अगर कंफ्यूज ना हो तो, अगर मैं यहाँ पर ऐसे इसमें मैं दिखाना चाहूँ आपको कि यहाँ पर जो है वही हिस्सा, वो जो एनसीईआरटी में जो डेवलपिंग एम्ब्रॉय है उसको दिखाया है, उसी को यहाँ पर बाहर निकाल के भी दिखाया है। ये ए है, बी सी डी ई एफ जी, ठीक है ना, वो यहाँ यही हिस्सा मैं बता रहा हूँ। आप किताब को देखते रहिएगा बेटा, फिर आप लेक्चर सुनते रहिएगा, आपको यहाँ पर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट होगा, परेशान नहीं होने की जरूरत है, ठीक है। तो हम कहाँ पर थे,
यहाँ पर थे जो ब्लास्टोसिस्ट है, ठीक है ना, ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पर बना हुआ है। अब क्या होगा, ये ब्लास्टोसिस्ट बेटा बना, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट बना। अब उसमें आपको पता ही है कि जो इसके अंदर जो सेल्स थी 32 सेल स्टेज तक वो पहुंच चुका था, वो 32 सेल स्टेज तक पहुंच चुका था। उसमें क्या हुआ, उसके चारों ओर वो सेल्स जो हैं एक लेयर बना लेती हैं जिसको हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, और बीच में जो कैविटी बनी हुई है, जो थोड़ा सा खाली स्थान है, उसको ब्लास्टोसील कह रहे हैं। और अंदर जो सेल्स एग्रीगेटेड हो गई हैं, इकट्ठा हो गई हैं एक जगह पे, उसको हम इनर सेल मास कह रहे हैं। अब बेटा यहीं पर आपकी असली कहानी शुरू हो जाती है कि जो ये ब्लास्टोसिस्ट जो बना हुआ है, ठीक है ना, ब्लास्टोसिस्ट जो बना हुआ है, यही ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है ना बेटा, दिखाई दे रहा है ना, नहीं ब्लास्टोसिस्ट, हाँ, ब्लास्टोसिस्ट जो यहाँ पर बना हुआ है, यही ब्लास्टोसिस्ट इसी ट्रोफोब्लास्ट लेयर से आकर के ये जो एंडोमेट्रियम वाल होती है आकर के उसी में धंस जाता है, समाहित हो जाता है। इसी को कहते हैं इम्प्लांटेशन, ठीक है ना, इसी को कहते हैं इम्प्लांटेशन। ये आपको बिल्कुल सिंपल सा भाषा में यहाँ पर लिखा हुआ भी है। देखो बेटा, क्या द ट्रोफोब्लास्ट लेयर देन गेट्स अटैच्ड टू द एंडोमेट्रियम एंड द इनर सेल मास गेट डिफरेंशिएटेड एज द एम्ब्रॉय। आफ्टर अटैचमेंट द यूट्राइन सेल डिवाइड रैपिडली टू कवर द ब्लास्टोसिस्ट. As a result, the blastocyst become embedded in the endometrium of the uterus. This is called implantation. It leads to pregnancy. अब देखो वही भाषा जो मैं आपको बता रहा हूँ, सेम टू सेम लैंग्वेज में एनसीईआरटी ने ही बहुत खूबसूरत लिखा हुआ है। कह रहा है कि बेटा यही जो ट्रोफोब्लास्ट की लेयर है वो आकर के ये इसी इनर एंडोमेट्रियम वाल में क्या होती है, इसी इनर एंडोमेट्रियम वाल में आकर के अटैच हो जाती है। अटैच होने के बाद वो इसमें समाहित हो धंस जाती है। इसी को कहते हैं क्या, इम्प्लांटेशन कहते हैं, ठीक है ना। अब एक बार अगर इम्प्लांटेशन हो गया फिर क्या होता है, ठीक है ना, फिर क्या होता है उसको आप ऐसे जल्दी से इसी में बेटा आप समझ लीजिए कि क्या हो रहा है कि इम्प्लांटेशन होने के बाद अब आप देखोगे इसमें जो रेड कलर से हमने दिखाया है वो क्या है, इनर सेल मास है, और जो इसके चारों ओर ब्लैक कलर से दिखाई दे रहा है वो है ट्रोफोब्लास्ट। और यहाँ पर जो रेड कलर का यहाँ पर ये जो वाल दिखाई दे रही है आपको यूट्रस की, उसको क्या कहते हैं बेटा, वो है आपकी एंडोमेट्रियम वाल, ठीक है ना, एंडोमेट्रियम वाल। अब क्या हुआ, अब यही एंडोमेट्रियम वाल अब क्या होगा, यही एंडोमेट्रियम वाल जो है बेटा डिवीजन करने लगेगी, ठीक है ना, डिवीजन करने लगेगी। डिवीजन करने के बाद इसको चारों ओर से ऐसे घेर लेती है, ठीक है ना, डिवीजन करने के बाद इसको चारों ओर से ऐसे घेर लेती है। जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आफ्टर अटैचमेंट, यानी कि अटैचमेंट के बाद जो यूट्राइन सेल्स है रैपिड डिवीजन करती है, तेज डिवीजन करती है, और ब्लास्टोसिस्ट को बिल्कुल क्या करेगी, कवर कर लेगी, घेर लेगी, ठीक है ना। अब वो बिल्कुल घेर लेने के बाद, ठीक है, यहां पर वो घेर लिया, घेरने के बाद अब क्या करेगा, ये प्रेगनेंसी को लीड करना स्टार्ट कर देगा, यानी कि यहां से अब ये प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है बेटा। यहां तक आपको होप क्लियर हो गया होगा, सिंपल सा है, कुछ नहीं है। आपको पता है कि 2 सेल स्टेज 4 2 4 6 8 16 32 इस तरीके से वो डेवलपमेंट करता हुआ आगे बढ़ रहा है। बढ़ने के बाद वो 32 सेल स्टेज यानी ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पर जब पहुंचता है, क्या होता है कि उसके चारों ओर एक लेयर बनती है कुछ सेल्स की, उसको ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, और जो कुछ सेल्स होती हैं वो अंदर की ओर एग्रीगेट हो जाती हैं उसी ब्लास्टोसिस्ट के अंदर, उसको इनर सेल मास कहते हैं। बीच में जो कैविटी दिखाई दे रहा है उसको ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, यही बीच में जो कैविटी दिखाई दे रही है उसको ब्लास्टोसेल कहते हैं। यही ट्रोफोब्लास्ट आकर के एंडोमेट्रियम वाल से अटैच्ड हो जाती है। अब वही एंडोमेट्रियम वाल फिर से डिवीजन करके उसको चारों ओर से घेर लेती है, ठीक है ना, ये एंडोमेट्रियम वाल फिर से डिवीजन करके उसको चारों ओर से घेर लिया। घेर लेने के बाद बस इतना आपको पता चला कि यहां से ये खत्म हो गया, अब ये प्रेगनेंसी को लीड करेगी। लेकिन अभी प्रेगनेंसी को लीड करने के लिए इस एम्ब्रॉय को अभी डेवलप करना है। इसको डेवलप करने के लिए इसको एनर्जी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, फूड चाहिए होता है, फूड सप्लाई चाहिए होता है। तो वो कैसे प्राप्त होता है उसके लिए बेटा हम एक दूसरा डायग्राम बनाते हैं, फिर आपको समझाते हैं, तब तक इसको हम मिटाएंगे बेटा। हाँ बेटा देखो, इसमें हमने वो जो डेवलपिंग जाइगोट था उसको हमने यहाँ पर ये इमेज को ड्रॉ किया है। फिगर संख्या 3.12 को ध्यान से देखेंगे तो इसमें दिखाई देगा। एक मिनट बेटा, हाँ बेटा ठीक है। देखो इसमें
जो हमने आपको बताया था कि जो जाइगोट का डेवलपमेंट होता है वो जाइगोट का डेवलपमेंट कैसे इम्प्लांटेशन के बाद होता है। देखो बेटा, जैसे जो आपको मैंने बताया, एनसीईआरटी ने भी लिखा हुआ है कि इम्प्लांटेशन के बाद एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर होता है ट्रोफोब्लास्ट पे, जिसे कोरियोनिक विलाई कहते हैं। सपोज जैसे अगर हम कहें कि ये जो है एक बेटा, ये एक यहाँ पर वो इम्प्लांट हो चुका है, क्या, ये एक यूट्राइन वाल है, ठीक है ना, ये यूट्राइन वाल है। यहाँ पर ये इम्प्लांटेशन होने के बाद ये जो आपका ट्रोफोब्लास्ट लेयर है, ये ट्रोफोब्लास्ट लेयर पे बेटा आपको पता है कि इसके चारों ओर ये एंडोमेट्रियम वाल आकर के इसको चारों ओर से घेर लेती है डिवीजन करने के बाद, रैपिड मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। तो इस ट्रोफोब्लास्ट पे लेयर पे बेटा एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर होता है। जैसे ये एक ट्रोफोब्लास्ट है, ट्रोफोब्लास्ट पे यहाँ पर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यहाँ पर ऐसे अपीयर होगा, ठीक है ना। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर होता है और साथ ही साथ जो बेटा जो यहाँ पर लिखा है विच आर सराउंडेड बाय द यूट्राइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड, ठीक। अब जो कि ये जो यहाँ पर कहने का मतलब ये है बेटा कि जो ट्रोफोब्लास्ट की लेयर होती है, ट्रोफोब्लास्ट के लेयर पर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रिलीज होता है। एनसीईआरटी ने भी लिखा हुआ है कि उसको कोरियोनिक विलाई कहते हैं। याद रखिएगा बेटा, जो यहाँ पर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रिलीज हो रहा है इसको हम कोरियोनिक विलाई कहते हैं, ठीक है ना। कोरियोनिक विलाई कहते हैं, जो कि चारों तरफ से घिरा हुआ होता है, जो कि चारों तरफ से किससे घिरा हुआ होता है बेटा, यूट्राइन टिश्यू और मैटरनल ब्लड से, दो चीजों से ये घिरा हुआ होता है, यूट्राइन टिश्यू और मैटरनल ब्लड से। अब जो है यूटेराइन टिश्यू जो है बेटा, ठीक है ना, यूटेराइन टिश्यू जो होती है वो भी बेटा एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है। कौन, जो आपको एंडोमेट्रियम वाल थी। जैसे मैं यहाँ पर सही से जगह कम होने की वजह से सही से क्लियर दिखा नहीं पा रहा हूं, आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर तो क्लियर हो जाएगा। एक छोटा सा रफ डायग्राम बनाते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं बेटा, ठीक है। चलो देखो, ये है आपका वॉम्ब, ठीक है ना, यूट्रस। यहाँ पर आपका हुआ है, ये है आपकी क्या, ये है आपकी एंडोमेट्रियम वाल। तो यहाँ पर ये क्या है, ये आपका एम्ब्रॉय है जो धंस चुका है यहाँ पर। तो इसमें बेटा ये एक कोरियोनिक विलाई डेवलप होगी, इसके ट्रोफोब्लास्ट लेयर पर कोरियोनिक विलाई डेवलप होगी और इसके चारों तरफ ये जो यूट्राइन टिश्यू है ये भी इसके चारों तरफ से ये घेर लेंगे, ठीक है, घेर लेंगे। तो दोनों ओर से एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन जाता है और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आकर के एक दूसरे में ऐसे इंटरडिजिटेटेड हो जाते हैं, एक दूसरे में ऐसे फंस जाते हैं, समाहित हो जाते हैं, ठीक है बेटा। फिर से एक बार समझ लीजिए कि जो यूट्राइन टिश्यू होती हैं, यूट्राइन टिश्यू भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना रही हैं और जो एम्ब्रॉय है, एम्ब्रॉय भी जो है एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना रहा है। एम्ब्रॉय का कौन सा, वो ट्रोफोब्लास्ट वाली लेयर जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना रहा है, वो आकर के एक दूसरे से ऐसे समाहित हो जाती हैं, जिसे कह रहा है कि इंटरडिजिटेटेड टू विद ईच अदर, जो आकर के दोनों से एक दूसरे से आकर कैसे जुड़ जाती हैं। इसी के जुड़ने को ही जो यहाँ पर एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एक यूनिट बनती है। बात समझिएगा, यहाँ पर एक तरफ ये यूट्राइन टिश्यू है, एक तरफ ये ट्रोफोब्लास्ट का टिश्यू है, जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाए हुए हैं, आकर के एक दूसरे से इंटरडिजिटेटेड हो गया है। तो क्या बनाते हैं कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, जिसको हम प्लेसेंटा कहते हैं बेटा, ठीक है ना। प्लेसेंटा का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया। अब देखो आप यहाँ पर इसके चारों तरफ से ये इस तरीके से ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन चारों तरफ से बने हुए हैं और ये क्या बन जाते हैं बेटा, प्लेसेंटा कहलाता है, ठीक है ना। प्लेसेंटा यहाँ पर ये बन चुका होता है। अब देखो बेटा, अब यही कह रहा है कि यही जो प्लेसेंटा है, एनसीईआरटी ने भी साफ साफ लिखा हुआ है बेटा कि जो प्लेसेंटा होता है वो जो फीटस, अब फीटस क्या है बेटा, जब बच्चा माँ के गर्भ के अंदर होता है तो उसको हम फीटस कहते हैं, ठीक है ना बेटा। कि जो फीटस होता है, फीटस के डेवलपमेंट के लिए ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की कंटिन्यूस सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है, तो यही वो प्लेसेंटा पहुंचाने का काम करता है। एक पूछा गया क्वेश्चन है बेटा कि प्लेसेंटा में 2 आर्टरी और 1 वीन होती है। जो प्लेसेंटा है, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ब्लू कलर करके बनाना चाहा था, मैंने यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, कोई बात नहीं, ब्लू कलर यहाँ पर नहीं दिखा है, ब्लैक से ही हमने समझाया है। तो देखो यहाँ पर ये इस प्लेसेंटा में, जैसे मान लेते हैं प्लेसेंटा के अंदर, जो एक प्लेसेंटा के अंदर बेटा, एक प्लेसेंटा के अंदर 2 आर्टरी होती है, 2 आर्टरी होती है और 1 वीन होता है, ठीक है ना। आप ऐसे समझिए, 2 आर्टरी होती है और 1 वीन होता है।
समझिए कि जो ये प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा आकर के किससे जुड़ता है, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ता है, एक नलिका से जुड़ता है जिसको अम्बिलिकल कार्ड कहते हैं। ठीक है, जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा और ये बच्चे के बीच में जो कनेक्शन का काम करता है, जो जोड़ने का काम करता है, एक पाइप के समान जो जोड़ने का काम करता है, उसको अम्बिलिकल कार्ड कहते हैं विथ इट्स वेसल्स। ये जो यहाँ पर वेसल्स का नाम ले रहा है, ये वेसल्स बेटा जिसमें 2 आर्टरी होती हैं और एक वीन होता है। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज ना होइएगा बेटा कि जो आर्टरी होती है, आर्टरी इस बच्चे से, ये जो फीटस है, फीटस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाकर के माँ को दे देती है। बात को समझिएगा बेटा कि जो ये अम्बिलिकल कार्ड है, इसमें जो वेसल्स है, इसकी जो 2 आर्टरी होती हैं, ये 2 आर्टरी जो होती हैं बच्चे से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बच्चे से वापस ले जाती है। ठीक है ना, वापस ले जाती है किसको, इस प्लेसेंटा को दे देती है। प्लेसेंटा से माँ के द्वारा वो एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है, ब्रीदिंग के द्वारा जो होता है, आपको पता ही है। ठीक है ना, फिर से समझ लीजिए कि दोनों आर्टरी से बेटा कैसा ब्लड जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाया जाता है फीटस से प्लेसेंटा की ओर। अब जो है वीन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्लेसेंटा से फीटस की ओर लाती है। बात को समझिए कि जो वीन है, ये वीन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्लेसेंटा से फीटस की ओर लाती है। फिर से सुन लीजिए एक बार, पूछा गया क्वेश्चन है कि प्लेसेंटा में 2 आर्टरी और एक वीन होता है, जिसमें दोनों आर्टरी फीटस से प्लेसेंटा की ओर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती हैं और वीन प्लेसेंटा से फीटस की ओर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले आती हैं। ठीक है ना, यानी ये यहाँ पर ये आपको फंडामेंटल क्लियर हुआ। ठीक है, यानी इतना आपको पता है, ये इसी आर्टरी और वेन से सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई भी होती है बेटा। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई में क्या क्या चीजें होता है वो आगे आपको हम पूरा का पूरा बता देंगे। कुछ बेटा इसमें और भी है, जैसे एक एंटीबॉडी भी होती है IgG नाम की, इम्यूनोग्लोबुलिन जी नाम की एक एंटीबॉडी होती है, जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस करके आसानी से इस फीटस के अंदर आ जाती है। वो हम आगे आपको ह्यूमन हेल्थ वाले चैप्टर में बताएंगे कि एक एंटीबॉडी भी आ जाती है। कुछ जो मैटरनल ब्लड भी इसमें जो है मैटरनल ब्लड से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसकी सप्लाई होती रहती है और ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। यानी आप सीधा सीधा कह सकते हो कि टोटल न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई होती है और ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। और इतना आपको पता चला, प्लेसेंटा का फंक्शन आपको पता चला। प्लेसेंटा बेटा क्या करता है, प्लेसेंटा एक एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन स्ट्रक्चर के रूप में भी एंडोक्राइन का भी ये काम करता है। आप कहोगे कि एंडोक्राइन का काम क्या करता है, एंडोक्राइन का मतलब होता है बेटा आपको पता है कि कुछ हार्मोन्स का सिक्रीशन करना, कुछ वो हार्मोन्स का भी ये सिक्रीशन करता है। कौन, ये प्लेसेंटा। जब प्रेगनेंसी होती है बेटा, प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है कि कुछ जब प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो जाता है तो कुछ विशेष हार्मोन सिक्रीट होते हैं जिसे ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन कहते हैं। ठीक ना, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ठीक है ना। अब गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स आपको पता ही है बेटा, ये क्या करते हैं, ये गोनाड्स के डेवलपमेंट के लिए होते हैं बेटा, आपको पता ही है ना, गोनाड्स के डेवलपमेंट के लिए ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ठीक है ना, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन का भी रोल आपको पता है कि ये मिल्क सिक्रीशन के लिए होता है लैक्टोजन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। यानी ये 4 हार्मोन्स बेटा प्लेसेंटा कंटिन्यू सीक्रेट करता है। लेकिन ये 5वां हार्मोन भी मैंने लिखा है रिलैक्सिन हार्मोन। ये रिलैक्सिन हार्मोन बेटा लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि जब प्रेगनेंसी अपने आखिरी अवस्था में पहुंच चुका होता है, मैच्योर प्रेगनेंसी में के दौरान ये पहुंच चुका होता है, तो उस दौरान ये रिलैक्सिन हार्मोन भी सीक्रेट होता है। ये रिलैक्सिन हार्मोन यूट्राइन मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन करता है, जो कि पार्चुरेशन में हेल्प करता है। ठीक है ना, ये पार्चुरेशन में हेल्प करता है।
यहाँ पर बेटा मैटरनल ब्लड होते हैं, ये मैटरनल ब्लड वजाइना के थ्रू, इस सर्विक्स के थ्रू आगे बाहर ना निकल जाए, जिससे ब्लड लॉस होने के चांसेस रहते हैं। इस वजह से बेटा यहाँ पर म्यूकस का प्लग लगा दिया जाता है, जो कि ब्लड को रोके हुए रखता है। ठीक है ना बेटा, ब्लड को रोके हुए यहाँ पर ये रखता है। इतना फंडामेंटल आपको बेटा आई होप कि समझ में आ गया होगा कि ये क्या चीज होता है। ठीक, और एक चीज बेटा एनसीईआरटी ने थोड़ा सा लेट में बताया है, नीचे जाकर के वो बताया है कि इमीडिएटली, ठीक है ना। हाँ, एक चीज और बेटा कि एक चीज और मैं मिस कर रहा हूं यहाँ पर। लेट अस रिमेंबर दैट HCG, HPL एंड रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस्ड इन वुमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। याद रखिएगा बेटा कि ऐसे कौन कौन से हार्मोन हैं जो सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान ही रिलीज होते हैं और प्रेगनेंसी के पहले या प्रेगनेंसी के बाद रिलीज नहीं होते हैं। तो याद रखिएगा ये दो हार्मोन और ये एक हार्मोन, ठीक है ना, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन और रिलैक्सिन, यही तीन ऐसे हार्मोन हैं जो स्पेसिफिक सिर्फ प्लेसेंटा से ही रिलीज होते हैं। बाकी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन तो आपके वो रिलीज होते रहते हैं हमेशा, वो आपको पता है कि कब रिलीज होंगे। ये एस्ट्रोजन ग्राफियन फॉलिकल रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरॉन कार्पस ल्यूटियम रिलीज करता है, इसलिए ये स्पेसिफिक नहीं होते हैं। और ये दोनों और ये रिलैक्सिन, ये तीन हार्मोन सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान रिलीज होंगे और सिर्फ प्लेसेंटा से ही रिलीज होंगे। ये यूनिक फीचर होता है प्लेसेंटा का। और हार्मोन यहाँ पर लिखा हुआ है कि बेटा प्रेगनेंसी के दौरान कुछ अदर हार्मोन जैसे होते हैं एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कार्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन। अब ये सब आपको पता है, ठीक है ना। कार्टिसोल, ये जो कार्टिसोल जो यहाँ किडनी के ऊपर जो ग्लैंड थी बेटा, ठीक है ना, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, हम उस पर बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, हम एंडोक्राइन आपको पढ़ा ही चुके हैं, ठीक है। एड्रीनल ग्लैंड से कहते हैं, ठीक है ना, एड्रीनल ग्लैंड याद है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कार्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन, इन सब हार्मोन्स का लेवल भी बढ़ जाता है जब प्रेगनेंसी होती है। यानी इनका लेवल क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि उस दौरान बेटा जो बच्चे की ग्रोथ हो रही होती है, फीटस की ग्रोथ जो हो रही थी एम्ब्रॉय की, उसकी ग्रोथ रैपिड हो, तेज हो, इसलिए ये हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं जिससे कि मेटाबॉलिक रेट अधिक होता हो। मेटाबॉलिक रेट अधिक होने की वजह से जो बच्चे को रैपिड न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई हो सके, उसका डेवलपमेंट भी तेजी के साथ हो सके। जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनका टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से अधिक होता है। वो यही रीजन होता है बेटा, क्योंकि ये जो यहाँ पर जो हार्मोन्स हैं प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन, कार्टिसोल, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, इनके लेवल के बढ़ने की वजह से उनका मेटाबॉलिक रेट अधिक हो जाता है। इसकी वजह से उनकी बॉडी का टेम्परेचर एज कंपेयर टू द नॉन प्रेगनेंसी टाइम वो इंक्रीज होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ठीक है, ये आपको पता चला। जो आपको मैं बता रहा था कि एनसीईआरटी ने थोड़ा सा कुछ चीजों को लास्ट में लिखा है कि इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन द इनर सेल मास एम्ब्रॉय डिफरेंशिएट इनटू आउटर लेयर एंडोडर्म, आउटर लेयर एक्टोडर्म, इनर एंडोडर्म, मिडिल जो है मेजोडर्म। अब आपको यहाँ पर हमने आपको बताया था कि जो बेटा जो ये आपकी जो ब्लास्टोसिस्ट था, ब्लास्टोसिस्ट के चारों ओर क्या था बेटा? ट्रोफोब्लास्ट था। ट्रोफोब्लास्ट के अंदर यहाँ पर क्या था? इनर सेल मास था। तो इम्प्लांटेशन के कुछ ही दिन बाद बेटा क्या होता है कि ये जो सेल्स होती हैं, ये सेल्स बेटा 3 लेयर में जमा हो जाती हैं, ठीक है ना, 3 लेयर में जमा हो जाती है। पहले क्या बना? एक्टोडर्म बना जो आउटर, ठीक है ना, जो अंदर की ओर बना वो इनर। कुछ समय बाद एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक और लेयर बन जाती है जिसको हम मेसोडर्म कहते हैं बेटा, ठीक है, ये मेसोडर्म बन जाती है। यही एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म तीनों लेयर एक दूसरे से फोल्ड हो करके, घूम करके, मूव करके ये सारे के सारे ऑर्गन्स का डेवलपमेंट करती हैं, ठीक है ना। जैसे एंडोडर्म में आपके सारे के सारे इंटरनल ऑर्गन बने हुए हैं, वो आपको पता है। जैसे हार्ट हो गया, ये मेसोडर्मल बेटा डेवलपमेंट अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि हार्ट किस लेयर से बना है और स्टमक किस लेयर से बना है, इंटेस्टाइन किस लेयर से बना है। तो सारे के सारे ऑर्गन्स, ये जो लेयर हैं, ये डिफरेंशिएट होकर के ऑर्गेनोजेनेसिस करते हैं बेटा, ये ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं जिससे पूरी की पूरी ये बॉडी का निर्माण हो जाता है, जो ये आपको यहाँ पर डेवलपिंग एम्ब्रॉय दिखाई दे रहा है बेटा, ठीक है। और एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट दिया है बेटा, जो यहाँ पर इनर सेल मास है, ठीक है ना, इस इनर सेल मास को हम
स्टेम सेल्स भी कहते हैं, ठीक है ना, स्टेम सेल्स भी कहते हैं। यानी स्टेम सेल्स इसको इसलिए कहते हैं बेटा क्योंकि इसके अंदर जितनी भी सेल्स हैं वो सारी सेल्स को अगर निकाल करके हम इसको ऑप्टिमम कंडीशन दे दें, जैसा कंडीशन वो यूट्रस में है, वो सारी सेल्स एक एक फीटस का डेवलपमेंट कर पाने में कैपेबल होती हैं। इस वजह से इनकी इस सेल्स को हम टोटीपोटेंट सेल्स भी कहते हैं। फिर से समझिए बेटा, क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर जो इनर सेल मास है वो सेल्स, एक सेल्स को अगर निकाल लें, निकाल करके अगर उसको हम ऑप्टिमम कंडीशंस दे दें जैसा कि यूट्रस के अंदर होता है, वो सेल्स पूरे के पूरे होल बॉडी को बनाने में सक्षम होती है। इस वजह से इसको हम टोटीपोटेंट सेल्स कहते हैं, टोटीपोटेंट सेल, ठीक है ना। इसमें पोटेंशियल होता है कि पूरी की पूरी बॉडी का निर्माण कर सके। और एक चीज बेटा जिसे मैं बताऊं कि आपको आज के दौर में जो रिसर्च का काम चल रहा है, बहुत ज्यादा स्टेम सेल्स पर रिसर्च होता है। जैसे कई लोग होते हैं ना कि बेटा हार्ट का इम्प्लांटेशन करवाते हैं, ट्रांसप्लांट करवाते हैं, और किडनी को ट्रांसप्लांट करवाते हैं। होता क्या है कि किसी दूसरे से किडनी को डोनेट करवाते हैं, हार्ट को डोनेट करवाते हैं। अब क्या होता है, हमारा ब्लड ग्रुप मैच करना चाहिए, हमारे कुछ अदर जो केमिकल फीचर्स होते हैं हमारी सेल्स पर वो मैच करने चाहिए। अगर नहीं मैच करता है तो कुछ समय बाद हमारी बॉडी अगर किसी दूसरे से जो डोनेटेड ऑर्गन होता है उसको रिजेक्ट कर देती है। तो अब क्या है, साइंटिस्ट ऐसी टेक्निक्स को अपना रहे हैं कि आपसे जो ये स्टेम सेल्स हैं, इसी स्टेम सेल्स को बेटा ले करके, इसी स्टेम सेल्स को लेकर के कल्चरिंग करके किडनी बनाने का, आपकी ही सेल्स, जो कि आपकी सेल्स उतनी ही पुरानी हो चुकी होती है, बोन मैरो से स्टेम सेल्स निकाला जा सकता है बेटा, ठीक है, वो स्टेम सेल्स को निकाल करके किडनी को बनाया जा सके, उस आपकी ही स्टेम सेल से आपकी जैसी किडनी बनाई जा सके, आपके ही स्टेम सेल से आपके जैसा बिल्कुल हार्ट बनाया जा सके। तो उसमें क्या होगा, आपकी ही सेल्स है तो उसमें रिजेक्शन का चांसेस नहीं रहेगा बेटा। एक बार अगर ट्रांसप्लांटेशन कर दिया जाएगा, ग्राफ्टिंग करने के बाद वो रिजेक्शन के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होते हैं। बहुत ज्यादा काम बेटा, बहुत ज्यादा रिसर्च इस स्टेम सेल्स पर चल रहा होता है, ठीक है ना। इसी स्टेम सेल्स पर ये घटना घटित होती है। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था बेटा कि ये जो ट्विंस बनते हैं, जुड़वा बच्चे जो बनते हैं, ये जुड़वा कैसे बन जाते हैं। अब आपको पता होगा बेटा कि जो यहाँ पर ये जो ब्लास्टुला स्टेज में हम होते हैं, ब्लास्टुला स्टेज में, तो ब्लास्टुला स्टेज में क्या होता है बेटा कि जो जाइगोट हमारा होता है, जाइगोट जो यहाँ पर बना हुआ है, जाइगोट जो बना हुआ है, इसके डिवीजन के दौरान जब ये क्लीवेज कर रहा होता है, माइटोटिक डिवीजन कर रहा होता है, माइटोटिक डिवीजन के दौरान ये बीच से ही ये दो पार्ट में ये सेपरेट हो जाता है, ठीक है ना। दो पार्ट में ही ये सेपरेट हो जाएगा तो क्या होता है, ये ट्विंस बन जाते हैं, ठीक है ना, ट्विंस बन जाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि इसमें भी टोटीपोटेंट क्षमता होती है, इसमें भी टोटीपोटेंट क्षमता होती है। तो सारे के सारे सेल्स जो है बेटा वो क्या कर लेंगे, वो बना लेंगे आपको ना, दो ट्विंस बना लेंगे ना, दो जुड़वा बना लेंगे ना। लेकिन इसमें सवाल ये हो जाता है कि जुड़वा तो बनेंगे, क्योंकि फर्टिलाइजेशन करने वाला यदि स्पर्म हमारा एक्स था, ठीक है ना, तो इसमें भी एक्स दोनों में होंगे, तो फीमेल ही बनेंगी, जुड़वा भी फीमेल ही बनेंगे। तो ये कंडीशंस बेटा कहलाती है मोनोजाइगोटिक, ठीक है ना। एक ही जाइगोट, और वो जाइगोट दो पार्ट में टूट गया, टूटने के बाद वो क्या बना लिया, जुड़वा बन गए। कभी कभार क्या होता है, डाइजाइगोटिक कंडीशंस आती है। होता क्या है, एबनॉर्मली ओव्यूलेशन एक की जगह दो हो जाता है, दो ओवम रिलीज हो गया और स्पर्म आया और दोनों ओवम को फर्टिलाइज कर दिया, तो दो जाइगोट को डेवलपमेंट होने लगता है। ये कंडीशंस कहलाती है डाइजाइगोटिक। और एक स्पर्म एक्स वाला फर्टिलाइज कर दिया ओवा को, एक दूसरा वाला वाई को फर्टिलाइज कर दिया, तो ये एक्स वाई दो बन जाते हैं, दो जुड़वा बन जाते हैं। तो इससे जेंडर डिफरेंशिएट हो जाता है। तो आप जुड़वा को जानते रहिए, क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक मोनोजाइगोटिक जो सिंगल जाइगोट से दो सेपरेट हो जाते हैं और दो जुड़वा बन जाते हैं, और एक होते हैं डाइजाइगोटिक जो दो ओवम बनते हैं और दो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और वो जेंडर उनका डिफरेंशिएट हो सकता है, सेपरेट हो सकता है, ये गारंटी नहीं है। एक चीज ये भी बता देते हैं, जो मोनोजाइगोटिक होगा, मोनोजाइगोटिक में जो कैरेक्टर इसमें होंगे वही कैरेक्टर सेम इसमें भी होंगे। तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो होते हैं वो उनके बिल्कुल जेनेटिक मटेरियल से लेकर के उनके स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो भी उनका है, स्ट्रक्चर है, फेस का स्ट्रक्चर, बॉडी का स्ट्रक्चर, वो सब बिल्कुल सेम, बिल्कुल सिमिलर होंगे। डाइजाइगोटिक कंडीशन में ये सिमिलरिटीज नहीं होती है जो ट्विंस में देखने को मिलता है, स्पेशली किसमें, मोनोजाइगोटिक्स में, ठीक है। यानी ये यहाँ पर आपको ये घटना समझ में आ गई होगी कि क्या होता है बेटा,
प्रेगनेंसी क्या होता है, ये जो एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट। अब एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट में बेटा जो है कुछ इवेंट्स को लिखे हुए हैं कि कौन से महीने में कब क्या बनता है, कौन से महीने में कब क्या बनता है, उसको हम बेटा इसको मिटाने के बाद अब हम दूसरा हम बताते हैं आपको वो क्या होता है, समझिए इसको। हाँ बेटा देखो बेटा, एक थोड़ी सी मैंने गलती किया था, जो अभी हमने आपको बताया था कि जो प्लेसेंटा से रिलैक्सिन हार्मोन सिक्रीट होता है, रिलैक्सिन हार्मोन प्लेसेंटा से नहीं, रिलैक्सिन हार्मोन ओवरी से सिक्रीट होता है। माफ़ कीजिएगा, वो थोड़ा सा मैं आपको मिसनोमर के लिए माफ़ी चाहता हूँ आपसे। तो जो प्लेसेंटा से बेटा ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन और ओवरी से रिलैक्सिन हार्मोन सिक्रीट होता है। जो मैंने यहाँ पर रिलैक्सिन लिख दिया था, वो रिलैक्सिन हटा करके आप लोग वहाँ पर रिलैक्सिन सिक्रीटेड फ्रॉम ओवरी ये कर लीजिएगा। यानी ओवरी भी प्रेगनेंसी के दौरान ही सिक्रीट करती है, इसको याद रखिएगा। हाँ बेटा, आइए अब हम जो प्रेगनेंसी को तो हमने समझ लिया है, एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट को हम लोग समझते हैं। एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट में बेटा क्या पता है कि आपको 8वें दिन पर यानी 6 से 8 दिन के बीच में क्या हो गया, इम्प्लांटेशन हो जाता है। इम्प्लांटेशन के बाद क्या होगा बेटा, डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट में पहले महीने में क्या होता है, बच्चे का जो होता है, फीटस का जो हार्ट होता है वो डेवलप होता है। अब हार्ट जो डेवलप होता है बेटा, उसको हम आसानी से स्टेथोस्कोप से हम सुन सकते हैं, ठीक है ना। वो स्टेथोस्कोप द्वारा उसके हार्ट की बीटिंग को सुना जा सकता है, ठीक है ना। दूसरे मंथ में बेटा लिम्स और डिजिट डेवलपमेंट हो गया, यानी उसमें भुजाएं बनेंगी और ये डिजिट्स जो फिंगर होते हैं ये डेवलप होते हैं। तीसरे मंथ में एक्सटर्नल ऑर्गन डेवलपमेंट होंगे बेटा, ठीक है ना। एक्सटर्नल ऑर्गन डेवलपमेंट होते हैं। 1 मिनट बेटा। हाँ बेटा, एक्चुअली लाइट कट गई है बेटा, तो मोबाइल का फ्लैश ऑन करके हम इसको शुरू कर रहे हैं, माफी चाहते हैं। तो हम पहुंचे थे क्या, जल्दी से खत्म कर देते हैं 1 मिनट में बेटा इसको। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, तीसरे मंथ पे एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का डेवलपमेंट होता है। जैसे आप लोग देखते हो बेटा, क्या होता है कि जो कुछ होते हैं ना, बेटे की चाहत में लिंग जांच करवाते हैं, आप लोग अक्सर सुना होगा कि डॉक्टर के पास जाते हैं, जो ऐसा करना तो इलीगल है लेकिन फिर भी जाते हैं यूएसजी करवाने, अल्ट्रासाउंड जेंडर की अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए जाते हैं। तो वो तीसरे मंथ की प्रेगनेंसी के बाद ही जाते हैं, क्योंकि तीसरे मंथ की प्रेगनेंसी के बाद ही एक्सटर्नल ऑर्गन डेवलपमेंट होते हैं, ठीक है ना। तीसरे मंथ में एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का डेवलपमेंट होता है। 5वें महीने में क्या होता है बेटा, पहली बार बच्चा मूवमेंट करता है माँ के गर्भ के अंदर। फर्स्ट मूवमेंट जब करता है तो काफी दर्द होता है, डॉक्टर के पास भागते हैं, क्या होता है, ये प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन आज से आपको पता चल गया कि 5वें मंथ का अगर वो बच्चा डेवलपिंग कर रहा है तो वो पहली बार मूवमेंट करता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा पेन होता है। क्लियर। 6वें मंथ में बेटा क्या होता है, बॉडी जो होती है फाइन हेयर से कवर्ड हो जाती है। 6वें महीने में जो बॉडी होती है, जैसे आपके पास जो हेयर्स होते हैं पूरी बॉडी पे, वो फाइन हेयर से उसकी बॉडी कवर हो जाती है। आईलिड पे जो ये आईलिड के जो हेयर्स होते हैं, आईलैसेस आपके ये जो यहाँ के बाल होते हैं, ये भी डेवलप हो जाते हैं, ठीक है बेटा। 9 मंथ में क्या होता है बेटा, 9 मंथ में आपको पता है कि जो डेवलपिंग फीटस होता है वो कंप्लीटली मैच्योर हो जाता है, डेवलप हो जाता है पूरी तरीके से, और वो रेडी फॉर द डिलीवरी हो जाता है, ठीक है बेटा। आज बेटा थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ लाइट ऑफ होने की वजह से, मैं जल्दी में खत्म कर रहा हूँ इसको, यहीं पर मैं रोकता हूँ बेटा। आज हम लोगों ने काफी कुछ चीजों को समझा हुआ है। प्लीज 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 मैं आपसे कह रहा हूं कि इस बार वाले लेक्चर को सुनने से पहले एनसीईआरटी जरूर पढ़ लीजिएगा। बगैर एनसीईआरटी पढ़े हुए आपको समझ में नहीं आएगा। एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, इसको सुन लीजिएगा, होप आपको ये पूरा का पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।